नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर धारा पर बात करेंगे। हाँ, धारा 103 जो हत्या यानी मर्डर से संबंधित है। बिल्कुल, ये नया कानून है जिसने पुराने आईपीसी की जगह ली है और धारा 103 ये एक गैर जमानती अपराध है जिसके परिणाम बहुत संगीन हो सकते हैं। सही कहा। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है वो ये बताती है कि इस गंभीर आरोप के खिलाफ भी बचाव के कई कानूनी रास्ते मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, वो ये भी देखता है कि किन हालात में हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे की मंशा क्या थी। अच्छा, और वहीं से ये बचाव के रास्ते निकलते हैं, जैसा आप कह रही हैं। तो चलिए इन्हीं रास्तों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारी जानकारी में है वो है इरादा। इंटेंट। हाँ। एक तरह से पूर्व नियोजित इरादा ये साबित करना बहुत जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर इरादा साबित ना हो पाए तो पूरा मामला बदल सकता है? एकदम सही। यही सबसे बड़ा फर्क है हत्या और जिसे हम कहते हैं गैर इरादतन हत्या, उसमें। अच्छा। अगर बचाव पक्ष ये दिखा दे कि जो हुआ वो प्लान करके नहीं हुआ था, बल्कि शायद एकदम से गुस्सा भड़क गया या अपनी जान बचाने की कोशिश थी, तो उसे धारा 103 यानी हत्या के बजाय बीएनएस की धारा 104 या 105 के तहत आपराधिक मानववध या कल्पेबल होमिसाइड माना जा सकता है। और उसमें सजा कम होती है? हाँ, उसमें सजा काफी कम होती है हत्या के मुकाबले। तो ये इरादे वाला पॉइंट बहुत केंद्रीय है, बहुत महत्वपूर्ण। ये दिलचस्प है कि कानून इस मानसिक स्थिति को इतनी अहमियत देता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बचाव है आत्मरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हाँ, जिसका जिक्र बीएनएस की धारा 37 से 43 में है। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर क्या इसे कोर्ट में साबित करना आसान होता है? देखिए, सुनने में सीधा है पर साबित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो बल प्रयोग किया गया वो अपनी या किसी और की जान बचाने के लिए वाकई जरूरी था। ओके। और ये कि सामने वाले से सच में जान का खतरा था, मतलब कोई काल्पनिक डर नहीं बल्कि वास्तविक तात्कालिक खतरा। और साथ में ये भी कि उस वक्त उस सिचुएशन में बचने का कोई और ठीक ठाक रास्ता मौजूद नहीं था। हर केस के अपने तथ्य होते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं यहाँ। ठीक है। और अगर कोई ये कहे कि उसे उकसाया गया था, मतलब गंभीर और अचानक उकसावा, हाँ। या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, हाँ। ये बचाव कैसे काम करता है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बचाव है। क्या ये भी एक तरह से इरादे की कमी को ही दिखाता है? हाँ, कह सकते हैं। काफी हद तक ये तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति इतने गंभीर और अचानक उकसावे का शिकार हो जाए कि वो अपना आत्मनियंत्रण खो बैठे। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे जानकारी में दिया गया है, मान लीजिए किसी के परिवार के सदस्य को कोई गंभीर नुकसान पहुंचा रहा हो और वो देखकर कोई एकदम से नियंत्रण खो दे। ओके। तो ऐसी स्थिति में अगर बिना सोचे समझे उस हीट ऑफ द मोमेंट में कोई कदम उठाया गया, तो कानून ये मान सकता है कि शायद वो व्यक्ति पूरी तरह अपने होश में या ठंडे दिमाग से काम नहीं कर रहा था। अच्छा। और इसलिए उसे हत्या नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ ये साबित करना जरूरी है कि उकसावा गंभीर भी था और अचानक भी था, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। समझ गया। अच्छा, जानकारी में गलत पहचान और झूठे फंसाए जाने का भी जिक्र है, मिस्टेकन आइडेंटिटी और फॉल्स इम्प्लीकेशन। ये फिल्मों में तो बहुत देखते हैं, पर असल जिंदगी में ये बचाव कितने कारगर होते हैं? अरे, ये बहुत वास्तविक बचाव है। गलत पहचान के मामले में अगर प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष शक से परे ये साबित नहीं कर पाता कि भाई घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति ही आरोपी था, तो आरोपी को संदेह का लाभ मिल सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे कहते हैं। मतलब पक्का सबूत नहीं है तो शक का फायदा आरोपी को मिलेगा। और झूठा फंसाने वाला मामला? उसमें मान लीजिए कोई पुरानी दुश्मनी है या कोई और वजह जिससे किसी को झूठे केस में फंसा दिया गया, तो बचाव पक्ष को एफआईआर की सच्चाई पर ही सवाल उठाना होगा। अच्छा, एफआईआर पर ही? हाँ, और साथ में सबूत पेश करने होंगे ये दिखाने के लिए कि आरोपी उस वक्त वारदात की जगह पर था ही नहीं, कहीं और था। तो मतलब सबूत यहाँ बहुत अहम हो जाते हैं। बिल्कुल। किस तरह के सबूत यहाँ काम आ सकते हैं? कई तरह के, जैसे कोई चश्मदीद गवाह हो जो कुछ और कह रहा हो, दस्तावेजी सबूत जैसे मोबाइल लोकेशन डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स जो दिखाएं कि आरोपी कहीं और था। हाँ, ये तो आजकल बहुत चलता है। हाँ, फिर डिजिटल सबूत जैसे सीसीटीवी फुटेज, कोई तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट भी जरूरी हो सकती हैं, खासकर अगर आत्मरक्षा का दावा है तो आरोपी को भी चोटें आई होंगी। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, और पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे एफआईआर, चार्जशीट, इनका भी बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है। एक मजबूत डिफेंस बनाने के लिए ये सब देखना जरूरी है।
जानकारी में कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं कि कुछ चीजें हैं जो आरोपी को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है। किसी भी हालत में पुलिस या अदालत में झूठ बोलना, सबूतों को मिटाने की कोशिश करना या उनसे छेड़छाड़ करना, या फिर पीड़ित पक्ष या गवाहों को धमकाना। ओह हाँ, ये तो बहुत गड़बड़ कर सकता है। ये सारी चीजें आरोपी के ही खिलाफ जाती हैं और केस को बहुत कमजोर कर सकती हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। कभी-कभी ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। सही कहा। और आखिर में जो बात बार बार उभर कर आ रही है वो है कानूनी सलाह की अहमियत। निश्चित रूप से। देखिए, हत्या जैसा गंभीर आरोप जब लगता है तो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम यही है कि बिना एक पल की भी देरी किए एक अनुभवी क्रिमिनल लॉयर से मिला जाए। तुरंत। हाँ, तुरंत। सही कानूनी सलाह मिलेगी तभी जमानत की अर्जी सही तरीके से लग पाएगी और केस के जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर एक मजबूत, एक प्रभावी बचाव रणनीति तैयार की जा सकेगी। ये कोई DIY प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाके हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का आरोप बेशक बहुत गंभीर है, लेकिन कानून में बचाव के लिए कई रास्ते भी दिए गए हैं। हाँ, इरादे पर सवाल उठाने से लेकर आत्मरक्षा, उकसावा, गलत पहचान, इन सब तक। लेकिन ये भी साफ है कि इन बचावों को अदालत में साबित करना एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है, आसान नहीं है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानून कितनी गहराई से किसी भी काम के पीछे की जो मानसिक स्थिति होती है, जिसे मेंस रेया कहते हैं, उसे परखने की कोशिश करता है। ये सिर्फ घटना के बारे में नहीं है। ये सिर्फ बाहरी घटना का आकलन नहीं है, बल्कि इंसान की मंशा क्या थी, उस वक्त उसकी मानसिक दशा क्या थी, उसे समझने की बहुत ही जटिल कोशिश है। और यही चीज न्याय प्रक्रिया को इतना सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बनाती है। सही कहा। इसे साबित करना या इस पर सवाल उठाना, यही शायद पूरे मामले की दिशा तय कर देता है।